कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज भारतीय सिनेमा ने अपना नायाब हीरा खो दिया है। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार जी इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। फिल्म जगत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन हिमाचल भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दर्शकों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। 80% से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के साथ जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें, हर एक का यही प्रयास है कि किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी हो, वो तरक्की करें, और इसके लिए अनेकों योजनाएं भी चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा। आज अपने इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक योजना, जायका योजना के ऊपर विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे और चर्चा करेंगे। साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए और आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कपूर जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जायका हमीरपुर। डॉक्टर सुरेश कपूर जी, नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी। मेरा सभी किसान बंधुओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जैसे आपने बात करी कि हमारा हिमाचल, हमारा जो प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है और बहुत सी आबादी जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है जी। लगभग 70 से 80% जो किसान हैं वो खेतीबाड़ी करते हैं। तो खेतीबाड़ी करने के लिए बहुत सी योजनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा जो किसानों के हित के लिए चलाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ एक जो नई योजना जो थी सरकार द्वारा, जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित की गई थी, वो है जायका योजना जी। वर्ष 2008-9 में एक जापान एजेंसी जायका, जैसे आप कह रहे हैं कि जायका इंटरनेशनल कारपोरेशन एजेंसी द्वारा हिमाचल प्रदेश का सर्वे किया गया कि यहाँ पे जो हमारे कृषक हैं उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जो हमारे जो किसान थे वो पुरानी फसलें जैसे मक्का है, गेहूं है, धान की खेती करते थे, परंतु उनकी जो इनकम थी, आय थी, वो बहुत ही कम हुआ करती थी। तो 2008-9 में एक जापान की एजेंसी द्वारा यहाँ का सर्वेक्षण किया गया कि इन फसलों का विविधीकरण कैसे किया जाए ताकि हमारे जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश के वो अपनी आय को बढ़ा सकें, ताकि वो उनका जो खान पान है, उनका रहन सहन जो है वो अच्छा हो सके। और वर्ष 2010 में हमारी केंद्रीय सरकार द्वारा और हिमाचल सरकार द्वारा जो एक प्रोजेक्ट है जायका, उसका अनुबंध जो है वो जापान से किया गया इस प्रोजेक्ट का, और हिमाचल सरकार को 80 और 20% की रेशो में ये प्रोजेक्ट जो है स्वीकृत किया गया और 327 करोड़ रुपए जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करने के लिए जापान सरकार द्वारा दिए गए जी। तो सब अपने दर्शकों को एक बार बता दें कि ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है। यदि आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो टॉपिक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और जायका प्रोजेक्ट, इससे संबंधित आपके भी कोई प्रश्न है, आप कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें दूरभाष नंबर 28000177 और 28000178 पर फ़ोन कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, और शिमला का STD कोड है 0177। साथ ही आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कि जब आप हमें फ़ोन करें तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीमा कर दें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंच सके। जी डॉक्टर सुरेश, आपने बताया कि ये जापान की कोलैबोरेशन में शुरू किया गया। आपसे जानना चाहेंगे कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं इसको शुरू करने के? जी, जैसे ही हमारा जो प्रोजेक्ट आप बात कर रहे हैं कि कैसे इसका जो ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है, कैसे हमने फार्मर्स की जो इनकम है उसको कैसे बढ़ाना है, तो जैसे मैं बात कर रहा कि 2010 में जो ये प्रोजेक्ट वो स्वीकृत हुआ, धनराशि जो है वो स्वीकृत कर दी गई, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमीरपुर में स्थापित किया गया। और हमीरपुर में इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 5 जिलों को लिया गया, जैसे ऊना है, हमीरपुर है, कांगड़ा है और बिलासपुर है, साथ में मंडी। तो इन 5 जिलों की जो सर्वेक्षण किया गया उसके इनका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि जो सब्जी उत्पादन जो है
वो उसको कैसे करना है, उसके लिए सबसे जो मेन इनपुट है, तो इनपुट तो बहुत जरूरी है। जैसे हमारा पानी सबसे जरूरी है, इनपुट है, उसके साथ बीज, उसके साथ हमें जो इनपुट टेक्नोलॉजी है कैसे उसको कार्यान्वित करना है, ये सारे जो लक्ष्य हैं इनको निर्धारित किया गया। और इन 5 जिलों में हमने 210 जो प्रोजेक्ट है वो उनको सेलेक्ट किया। तो वो उसमें हमने क्या जो 210 प्रोजेक्ट थे वो गांव जब मैं जाके करके किसानों से मिले, और जब वहां पर जो पेरिनल यानी कि परमानेंट सोर्स जो वाटर था उसका अध्ययन किया गया कि यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है चल सकता है। और हमारे जो किसान हैं वो भी रुचि दिखा, जो हमारी जो जायका की जो गाइडलाइंस थी कि उसमें हमने जो हमारी क्रॉप है उसको हमने 25% जो है वो उसका विविधीकरण, फसल विविधीकरण करना है, कि हमने जो हमारी कनक गेहूं है उसको छोड़ करके हमने सब्जी उत्पादन करना है। तो वहाँ के जो हमने पूरा सर्वे किया गया, वहाँ जो हमने 210 प्रोजेक्ट लिए 5 जिलों में, तो हमारे वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स ब्लॉक के, वो हमने वहाँ पे वो अपने कार्यालय स्थापित किए और इन कार्यक्रमों की जो हमारे जो सर्वे था वो हमने शुरू किया। तो जैसे हमने सर्वे किया कि वहाँ का जो एरिया जो हमने सेलेक्ट किया वहाँ पे कोई भी पानी का कोई संसाधन नहीं था, मीन्स वहाँ पे परमानेंट सोर्स तो है पर उस सोर्स को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो उसको कैसे यूटिलाइज करना था, तो हमारी एक कंसल्टेंसी की टीम जो थी वो बनी, उसका सर्वे पूरा किया गया कि वहाँ की जो इनकम थी, फार्मर्स की इनकम क्या थी, उसका हमने लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हमने वहाँ जैसे उस एरिया में कोई भी पानी नहीं लगता था, जीरो था, तो उसको हमने टारगेट किया कि हमने इतना एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर इरिगेशन में लाना है। तो जैसे शुरू में जीरो था, जब प्रोजेक्ट का जो लास्ट में हमने, जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारा प्रोजेक्ट जो था 2011 से शुरू हो गया, तो सर्वे में क्योंकि फर्स्ट प्रोग्राम तो हिमाचल प्रदेश में ये शुरू किया गया था, तो थोड़ा सा इसमें कठिनाई भी आई, लोगों को मोटिवेट करना था। वहां पे हमने KBA बनाए, कृषि विकास संघ, कि जो हम कार्य करेंगे उनकी देख रेख में वो करवाएंगे। तो वो किसान जो है वो हमने एक समूह बना दिया। सबसे बातचीत जैसे हम बात किसानों की कर रहे हैं, क्योंकि संगठित नहीं होता है किसान, तो वो बहुत मुश्किल होता था, परंतु हमने एक समूह बनाए, किसानों को संगठित किया गया तो किसान मान गए। तो फिर हमने उनको इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स, जो हमारा स्टाफ भी था और साथ में हमारे किसान भी थे, उनको भी हमने सब्जी उत्पादन की अलग अलग ट्रेनिंग्स की, जैसे हमारे ऊना या हमारा हमीरपुर में तो थोड़ा सा जलवायु में थोड़ा सा फर्क है, या मंडी की जो जलवायु है वहां भी फर्क था, तो कौन सी सब्जी जो है वो हम वहां पैदा कर सकते हैं, पूरा अध्ययन किया गया। उसके बाद जैसे हमने प्रोजेक्ट जो है था वो शुरू कर दिया। तो जैसे हमने 210 जो प्रोजेक्ट से वो लगाए, उसमें लिफ्ट इरिगेशन का काम किया। फिर वहां पे हमने जैसे अगर कोई कूल है वहां पे, तो कूलों द्वारा जो है वो पानी जो है खेतों तक पहुंचाया, या हम जैसे बोरवेल हैं वो लगाया, तो बोरवेल से भी हमने पानी लिफ्ट करके, जैसे हमारे जिला ऊना है वहां पे हमने लिफ्ट इरिगेशन की स्कीमें जो है वो शुरू की। इसके साथ साथ हमारा एक लक्ष्य और भी था कि जो पानी हमने इकट्ठा किया उसको कैसे और ज्यादा, यानी कि उसकी जो क्षमता थी कैसे उसको बढ़ाना है, कि जैसे हमने क्रॉप लगानी है, छोटी छोटी समय वाली 100 ड्यूरेशन जो है क्रॉप जो है लगाई जाए, ताकि एफिशिएंसी जो है उसकी, वाटर एफिशिएंसी, यूज ऑफ वाटर एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाया। तो हमारा जो प्रोजेक्ट था बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। तो हमने लास्ट में जैसे इसकी इवैल्यूएशन करी प्रोजेक्ट की, तो जो वहाँ का जो फार्मर्स था उनकी जो इनकम थी 20,000 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से आ रही थी, परंतु जब हमने इसकी जो इवैल्यूएशन करी तो पर हेक्टर इनकम जो थी किसान की 2,40,000 रुपये प्रति हेक्टर मिली। तो काफी इंक्रीज जो हुई और लोगों में काफी उत्साह जो है वो हुआ, तो क्योंकि हम खेती बाड़ी की ओर जाएं। साथ साथ में जैसे हमने लिफ्ट इरिगेशन के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है, तो हमने वहां पे सोलर वाटर पंप जो थे वो भी लगाए, कि हमने सोलर एनर्जी को भी यूटिलाइज किया और उसके माध्यम से जो है वो पानी उठा करके किसानों को पहुंचाया गया। तो वहां पे हमने उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 70 जो सोलर पंप जो है वो लगाए गए, और उससे किसान जो है वो बहुत खुश हुआ, और उनको देख रेख में अगले जो किसान थे वो भी मोटिवेट हुए
तो वो भी उस कार्य को कृषि विभाग के जो स्कीम है उसको भी उनको करके ले रहा है, उसकी से अनुदान जो है वो लेकर के अपने आप भी लगा रहे हैं। साथ साथ में जैसे मैं बात कर रहा था कि जो हमारी प्रोडक्शन थी, पैदावार सब्जी उत्पादन की, वो 10 क्विंटल पर हेक्टर हुआ करती थी। पर जब हमने वहां पे सिंचाई की सुविधा कर दी, उनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई, किसानों को अच्छे बीज लगाए, और साथ साथ में हमारा एक और भी था कि आपने जो लेबर आप यूज करते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो वहां पे हमने जो नई टेक्नोलॉजी की मशीनें जो है वो उनको प्रोवाइड, जैसे ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, बीडर है, तो वो भी उनको हमने अनुदान पर उपलब्ध कराया। तो उससे किसानों को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी फर्क पड़ा। तो साथ साथ में जो मैं बता रहा था कि जो कॉस्ट ऑफ जो पैदावार थी सब्जियों की, वो 10 हेक्टेयर जो हमने शुरू में जो डाटा लिया था 10 हेक्टेयर पर क्विंटल के पर हेक्टेयर के हिसाब से आता था, वो बढ़कर 18-20 क्विंटल चला गया। साथ साथ में हमने जो किसान थे जिन्होंने अपनी जो भूमि थी, जो पुरानी फसलें लगाते थे गेहूं मक्का, उसको भी हमने उसकी प्रोडक्टिविटी को भी हमने बढ़ाया। तो जैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी हिमाचल की या उन प्रोजेक्ट एरियाज की, वो 18 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से वहां पैदावार हुआ करती थी। परंतु जब हमने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, वहां पे हमने ड्रिप इरिगेशन उनको दिया, स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई करवाई, तो उसकी पैदावार जो भी वो बढ़ी है और वो 25 से 28 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से मिली। तो इससे किसान जो है वो बहुत लाभान्वित हुए, और उनकी जो रहन सहन था, बच्चों की पढ़ाई थी, वो भी उसको फायदा हुआ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो किसानों का बढ़ा। इसके साथ साथ इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था, वो हमारे किसान जो थे वो संगठित नहीं थे, तो उनको भी हमने संगठित किया। साथ साथ जो हमारे अब न्यू जनरेशन की बात हम कर रहे हैं कि जो हमारे किसान, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो खेती बाड़ी को नहीं छोड़ते थे, वो उनका धंधा था कि चाहे वो अच्छी नौकरी पे भी कर जाता था, फिर भी खेतीबाड़ी को नहीं छोड़ता था। परंतु जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो खेतीबाड़ी नहीं करना चाहती, तो उसमें हमने एक नया प्रोग्राम जो था वो शुरू किया कि न्यू जनरेशन जो है वो एग्रीकल्चर में आए। तो इसमें हमने जिला जो 5 जिले मैंने आपसे बात करी, वहाँ के जो 200 स्कूलों को, जो पाठशालाएं थी, उनको हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिया, और वहाँ पे भी हमने न्यू जनरेशन एग्रीकल्चर के नाम से एक प्रोग्राम जो है शुरू किया। उनको कैसे खेतीबाड़ी करनी है, कैसे आपने नर्सरी लगानी है, तो हमने उनके स्कूल में ही उनको ट्रेनिंग्स दी गई। तो काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट मिले, और काफ़ी जो लोग थे या जो हमारे बच्चे थे उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर हमने उसका कंपटीशन भी कराया। तो हर जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड थे उनको हमने 2 लाख के करीब हर जो बच्चे थे, स्कूल जो थे, उनको अवार्ड भी दिया गया, ताकि वो स्कूल का उससे स्कूल का भी फायदा हुआ, और बच्चे भी न्यू जनरेशन में उन्होंने सीख पाए कि हमने कैसे खेतीबाड़ी को साइंटिफिक लाइंस पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खेतीबाड़ी करनी है। तो उसमें काफी रुचि जो है वो हमारे बच्चों ने दी। क्योंकि जब मैं अपनी बात करूं कि जैसे मैंने भी एडमिशन 1983 में एडमिशन ली, तो बोले लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर में चले गए, क्या करना है। तो अब एग्रीकल्चर की बहुत ही वैल्यू है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, तो आज हमारी जो कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे भी हमारे काफ़ी बच्चे जो हैं वो इसकी एडमिशन्स ले रही हैं और पढ़ाई कर रहे हैं खेतीबाड़ी की। तो हमारे जो जैसे हमारा सरकार, केंद्रीय सरकार का भी ध्येय है, हमारे हिमाचल प्रदेश का भी लक्ष्य है कि हम 2022 तक जो है वो अपनी जो इनकम है किसानों की उसको दुगना करेंगे। तो हमारा विभाग जो है संगठित होकर के किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी, हमारी जायका और भी दूसरी स्कीमें हैं, तो उसको हम किसानों तक ले जा रहे हैं और उनको उनका फायदा गिना रहे हैं, ताकि हमारा जो किसान है वो उसका फायदा ले सकें और अपनी जो उनकी जो आय है उसको 2022 तक उसकी इनकम जो है वो बढ़ सके। यानी कि डॉक्टर सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स लोगों के पास बहुत कम है, और कन्वेंशनल क्रॉप्स उगाते थे, जैसे आपने कहा मक्की है या हमारे पास वीट है, तो क्रॉप डाइवर्सिफाई जैसे कर रहे हैं, आपने कहा सब्जियों करके, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है उन किसानों को, और किस तरीके से वो कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहें? बहुत ही हम जैसे मैंने बात की कि हमने 210 जो प्रोजेक्ट लगाए, वहाँ पे छोटे छोटे किसान भी हैं, तो हमने उनको पॉली टनल्स, पॉली हाउसेस
कि आपके पास थोड़ी जमीन है तो आप पॉली हाउस में 2-3 क्रॉप्स जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे उसमें पॉली हाउस में हमने 2-3 क्रॉप्स रेकमेंड करी हैं, जैसे हमारी खीरा है, कैप्सिकम है और टमाटर है, तो उसको हम ऑफ सीजन वेजिटेबल से भी उसकी जो है वो इनकम जो है वो बढ़ सकती है। तो क्योंकि ऑफ सीजन में कई बार जो फसल उस टाइम में नहीं हो पाती है, तो उसको जब हम उसका उत्पादन करते हैं उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम। क्योंकि जो हमारा पंजाब है, इन कंपैरिजन टू पंजाब, जो हमारी जलवायु, हमारी जो पैदावार ही है सब्जियों का, वो क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी जो लाइफ क्वालिटी है जो वो भी बहुत बढ़िया है। तो इसके साथ साथ जैसे आपने बात करी कि इनकम कैसे बढ़ानी है, तो किसानों के लिए हमने एक जो संगठित है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई है इस जायका प्रोग्राम के अंतर्गत। तो वो हावी के नाम से हमारे साथ बहुत से फार्मर जो जुड़े हैं। अगर उनको मार्केटिंग, अगर उसमें किसान थोड़ा सा झिझकाता है कि मैंने पैदावार तो कर ली पर उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, तो उसके लिए भी हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ उसके लिए बनाया है कि कैसे उसकी मार्केटिंग करवाई जाए। तो वो भी हमने अपने जो 5 जिले हैं वहाँ हमने कलेक्शन सेंटर्स के नाम से एक कलेक्शन सेंटर बनाए हैं और वहाँ पे किसान जो है वो अपनी पैदावार जो है वो वहाँ ले आता है। अगर उसमें हमने बहुत सी अच्छी मशीनरी भी लगाई गई है वहाँ पे, तो उसमें हमने मिनिमम चार्जेस जो वो फिक्स किए हैं। हमारे वहाँ पे हमारे जो प्रसार अधिकारी हैं वहाँ बैठते हैं, तो वो अपनी उसकी वैल्यू एडिशन भी कर सकता है। जैसे उसके पास मान लिया सब्जी बहुत सरप्लस है, तो जैसे उसने 4 चटनी बनानी है, तो वहां पे हमारे पास वो मशीनरी लगी है, वो वहां कर सकता है। उसके साथ साथ दूसरी फसल है, जब मान लिया हम गेहूं की बात ही कर लें, तो गेहूं के लिए भी हमने कांगड़ा में एक बहुत बड़ी अच्छी जो पोस्ट हार्वेस्टिक वैल्यू एडिशन की मशीनरी लगा के रखी है। तो वहाँ पे हम फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है वहाँ पे हम जो उसको खरीद रहे हैं और उसकी जो है वैल्यू एडिशन करके हमारे जो लेने वाले हैं ग्राहक हैं उनको भी फायदा हो रहा है और हमारे जो फार्मर हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो ये बहुत ही सरकार द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसका बहुत ही किसानों को लाभान्वित हो रहे हैं। और जब ये प्रोजेक्ट जो था हमारा ये 2021 जून में खत्म, मई 30 को इसका लास्ट खत्म हो गया, परंतु इसकी जो सक्सेस हमारे पास आई, बहुत से किसान मेरे पास 40-50 जो किसान की जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो पढ़ी है, मैं आपको शेयर भी करूंगा, किसानों को भी हम उसको शेयर कर रहे हैं। तो इसको जो वैल्यूएशन आई कि इसकी जो लक्ष्य था बहुत ही ज्यादा हुए, तो हमारी हिमाचल सरकार और जो जापान की सरकार थी, हमारी केंद्रीय सरकार ने इसको दोबारा सेकंड फेज जो है वो शुरू कर दी है। तो सेकंड फेज जो है वो हमने मई से शुरू कर दी और किसानों को सुनकर ये बहुत ही हर्षय होगा कि प्रदेश सरकार द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसका हम संचालन भी करेंगे और बहुत से किसान जो है इसके साथ जुड़े हैं। तो इस जो हमारा सेकंड फेज है इसमें हमने 296 जो परियोजनाएं हैं, सब प्रोजेक्ट जो हैं वो पूरे प्रदेश में उसकी सिलेक्शन कर दी है। वहां का डाटा पूरा ले लिया है कि क्या पैदावार होती है, वहां पे कौन सा पेरिनल सोर्स है, वहां के किसानों से हमने राय ले ली है, वहां पे हमने केबीए जो है वो शुरू कर दिए हैं बनाना। तो हम जल्दी इस जो सेकंड फेज है उसको कार्यान्वित करेंगे ताकि हमारा जो लक्ष्य है 2022 का कि हमारे जो किसान हैं उनकी जो आय है वो दुगनी हो जाए, ताकि उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है उनको फायदा हो और अपने बच्चों को कृषि क्षेत्र से वो जुड़ा सकें और अच्छी जो उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। जी डॉक्टर साहब, जो ये फायदे हैं इस प्रोजेक्ट के, अगर किसान भाई इससे जुड़ना चाहते हैं तो वो किसको संपर्क कर सकते हैं? आपकी क्या कोई वर्कशॉप्स है या एक्सटेंशन ऑफिसेज हैं, कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अब हमारे जो ये जायका प्रोजेक्ट है वो पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में ये कार्यान्वित किया है। तो इसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाए हैं। जैसे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो जैसे सोलन है, सोलन में हमारा स्थापित हो गया है, नाहन में है हमारा जो ब्लॉक ऑफिस है वहाँ है, और जिला शिमला, किन्नौर और थोड़ा सा पार्ट कुल्लू का जो है वो हमने रामपुर में कवर किया है। वैसे ही चंबा में हमने एक सेलेक्ट किया था और चंबा के लिए चंबा में है, कुल्लू के लिए कुल्लू में कर दिया है, मंडी का एक हमने गोर में स्थापित किया है जी। तो वहां से वो संपर्क कर सकते हैं हमारे किसान भाई। और और अगर किसान जो है सीधे
हमारे जो प्रदेश का जो हेड ऑफिस है जी। जायका का जिला हमीरपुर में, वहाँ से हम मेरे नंबर पे भी डायरेक्ट किसान जो है वो बात कर सकते हैं जी। कि हमें कहाँ से ये फायदा मिल सकता है। जी। तो मैं किसान बंधुओं से मेरा यही निवेदन रहेगा कि भी इस जो हमारा जायका का प्रोजेक्ट है जापान और हिमाचल सरकार द्वारा जो कार्यान्वित किया जा रहा है उसका अधिक से अधिक लाभ जो है वो ले सके। तो इसके अंतर्गत क्या आप कोई वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं फार्मर्स के लिए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी सीख सके? जैसे बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा किसानों के लिए। तो जैसे हमारे इसमें 4 कंपोनेंट हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूशन से कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही। इसके साथ साथ जो हमारे वहाँ के जो प्रोजेक्ट के किसान हैं उनको भी हम ट्रेनिंग्स देंगे। और जो हमारा जो फर्स्ट फेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे उनको हम भ्रमण भी कराएंगे कि ये हमारा कार्य है, इसको आप देख करके ऐसे आप कार्य करें ताकि उनको फायदा मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम करेंगे, उसमें वहाँ पे हम किसानों को जैसे बात कर रहे हैं हम FPO बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर अकेला किसान जो करता है उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत खर्च आ जाता है। तो अगर जो भी उसकी किसानों की प्रोड्यूस है वो इकट्ठी होकर के लेकर के एक अपनी जो हमारी मंडियां हैं वहां ले जाए तो उसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी कम हो जाएगा। और उसमें FPO जो है वो किसान मिलजुल के कार्य करें। जैसे आप बात कर रहे थे कि जी किसानों की जो हमारी जो लक्ष्य है वो कैसे आप निर्धारित करेंगे। आपने जैसे आप कोरोना काल में देखा होगा कि हमारे जो बहुत से भाई बंधु थे वो बाहर सर्विस करते थे, नौकरी करते थे छोटी मोटी, तो कोरोना काल में वो भी वापिस अपने घर में आए और उन्होंने खेती बाड़ी का ही कार्य किया। और बहुत से किसान हैं, बहुत से जो नौजवान भाई बंधु हैं वो उन्होंने अपनी खेती घर में शुरू कर दी। कई जो नौजवान उन्होंने लीज पे जमीन ली ताकि जो उनकी इनकम थी जो बाहर कमा रहे थे उसमें जैसे उसमें रहने का खर्चा है, कोई आने जाने का खर्चा है और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है आपको उनको सामने आती थी। परंतु जब उन्होंने कोरोना काल में देखा कि हम घर में ही जितने पैसे हम वहां कमाते थे उससे डबल जो है वो हम खेती बाड़ी से अपने जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको भी दे सकते हैं और घर पे कमा लेते हैं उससे ज्यादा पैसे। तो बहुत से भाई बंधु जो हैं वो कृषि से जुड़े हैं। तो इस बार हमने देखा कि बाकी जो हमारे जो सेक्टर्स थे वहां से जो हमारी GDP थी वो कम हुई है, जबकि एग्रीकल्चर में हमारी जो GDP थी वो भी बड़ी है। तो मेरा जो नौजवान भाई हैं वो अधिक से अधिक जायका हमारे जो कृषि विभाग है वहां से बहुत सी अच्छी योजनाएं हैं उससे जुड़े और फायदा जुड़े, क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं उन्होंने इस वर्ष भी आरंभ की है, नई नई योजनाएं आरंभ करी है ताकि कृषि को फायदा ले और कृषि कोष एक बहुत ही बढ़िया योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो नई योजना जो है उसका कार्यान्वयन किया है। तो मेरा डॉक्टर साहब आपको रोक रहा हूँ, हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा है। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।